नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों की। बागेश्वर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह सरयू नदी तट पर विकास कार्यों का जायजा लेते हुए और स्थानीय नागरिकों से जन कल्याणकारी योजनाओं पर फीडबैक लिया। इसके बाद सीएम इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने नवोदित खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेलते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। साथ ही सीएम ने सरयू नदी तट पर स्थित मंदिर की पूजा अर्चना भी की और तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो बागेश्वर पहुंचे हैं, तो आज दूसरा दिन है और ऐसे में 2 दिवसीय दौरे पर जब बागेश्वर पहुंचे तो सरयू तट पर पूजा अर्चन करते हुए नजर आए और इसके पहले इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते हुए खिलाड़ियों के साथ नजर आए। मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं वहां लोगों से फीडबैक लेते हैं, अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं कि क्या कुछ कार्य अभी चल रहा है। और ऐसे में जब बागेश्वर पहुंचे तो स्थानीय लोगों से सीधा संवाद तो किया ही, लेकिन सरयू तट पर कहीं ना कहीं आचमन भी करते हुए नजर आए। और आपको बताएं कि सरयू तट पर स्थिति का जायजा लिया, पूजा अर्चन करते हुए नजर आए, विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे सरयू नदी तट पर और इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया और ये बताया कि मंदिर में पूजा अर्चना की है। आपको बताएं 2 दिवसीय स्थित सरयू नदी पर स्थित मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए और विधिवत पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और इसके बाद शिवालय में शिवलिंग अर्पित करते हुए नजर आए। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा काफी मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी कि काले बागेश्वर मंदिर में मैं पहुंच रहा हूं और ऐसे में कई संत और कई अधिकारी उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बागेश्वर दौरे का आज दूसरा दिन है और इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए नजर आए बैडमिंटन और कहीं ना कहीं प्रोत्साहन बढ़ाते हुए नजर आए, हौसला अफजाई करते नजर। बागनाथ की भूमि है और इस भूमि का अपना बहुत पौराणिक महत्व है। मानसखंड से लेकर सभी हमारे ग्रंथों में और माँ सरयू का तट भी है। यहाँ कौसानी जैसा हमारा विश्व प्रसिद्ध स्थान भी है, पिंडारी ग्लेशियर हैं, अनेक स्थान यहाँ पर हैं जहाँ धार्मिक क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत हमने यहाँ के बागनाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों को भी लिया। आज प्रातःकाल में यहाँ के हमारे युवा खिलाड़ियों से भी मिला, बच्चों से भी मिला, उनके बीच में भी गया हूँ। और सरयू का अपना महत्व है। लोग यहाँ पर उत्तरायणी के पर्व के अवसर पर बहुत बड़ी मात्रा में विधि विधान से अपने बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार अन्य धार्मिक काम करते हैं। उस दृष्टि से इस पूरे क्षेत्र का एक समग्र विकास हो, समग्र रूप से इसका मास्टर प्लान बने, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। भगवान बागनाथ की कृपा से, बैजनाथ की कृपा से, यहाँ के हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से ये क्षेत्र अब धीरे धीरे काफ़ी प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर कीवी मिशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अन्य जो हमारे मत्स्य के क्षेत्र में हैं, पशुपालन के क्षेत्र में हैं, हमारी महिलाएं यहाँ की बहुत अच्छा काम कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह यहाँ पर पुराने हमारे जो पौष्टिक रूप से लाल चावल हैं, मड़ुआ है, भट्ट हैं, गहत हैं, सभी का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। माल्टा का भी बढ़िया स्कोप है। तो उस दिशा में कल व्यापक रूप से मैंने विस्तार से सभी विभागों के साथ बैठक की है। जल्दी ही इस दिशा में हम कार्य योजना को धरातल पर उतारने के लिए भी पूरी तरह से काम करेंगे, जिससे कि इस क्षेत्र के हर एक नौजवान को रोजगार मिले, हमारी जो मातृशक्ति है उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले, यहाँ का समग्र विकास हो। क्योंकि ये जनपद हमारा एक ऐसा जनपद है जिसमें सभी प्रकार की प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमको उपहार हमको मिले हुए हैं। प्रकृति का हमको आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। हम सब मिलकर इसको आदर्श जनपद के रूप में आगे बढ़ाएंगे। सौगात, कोई बड़ी सौगात से जिले को चल रहा है। सौगात के लिए जो है सभी इतने सारे विकास के काम हो रहे हैं, एक काम हो तो बताया जाए, सभी बहुत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। हरियाणा का यमुनानगर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, औद्योगिक महत्व, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विरासत के कारण अन्य जिलों से अलग और खास है। यह हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला है जो यमुना नदी के किनारे बसा है और शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। यमुनानगर को हरियाणा का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक हब माना जाता है क्योंकि ये प्लाईवुड उद्योग का वैश्विक केंद्र है, जिसे भारत के प्लाईवुड शहर के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ सैकड़ों प्लाईवुड और टिम्बर इकाइयां हैं जो देश और विदेश में प्लाईवुड, लकड़ी के बोर्ड और फर्नीचर के लिए कच्चा माल आपूर्ति करती हैं। इतना ही नहीं, यमुना नदी पर बना हथिनी कुंड बैराज न केवल सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल भी है। कपाल मोचन तीर्थ जैसे पवित्र स्थान इसके धार्मिक महत्व और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे उत्तराखंड से जुड़े इस वक्त की। पौड़ी में जीव हमलों पर मुख्यमंत्री धामी सख्त होते हुए नजर आए हैं। सचिव एसएन पांडे को तत्काल पौड़ी में कैंप करने के निर्देश दिए हैं। 2 दिनों तक स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के साथ बैठकें करने के आदेश। वन्य जीव हमलों से बचाव की रणनीति तैयार की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर, जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों से राय ले, राहत और घायलों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करें। पौड़ी में जीव हमलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद संज्ञान लेते हुए सचिव एसएन पांडे को तत्काल पौड़ी में कैंप करने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही 2 दिनों तक स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के साथ बैठक करने के भी आदेश यहां दिए गए हैं। आपको बताएं कि राहत और घायलों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित हो, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और पौड़ी में जीव हमलों को लेकर मुख्यमंत्री धामी कहीं ना कहीं सख्त होते हुए नजर आए हैं। सचिव को आदेश दिए हैं कि तत्काल पौड़ी में कैंप लगाया जाए। 2 दिनों तक स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के साथ बैठकें हो। वन्य जीव हमलों से बचाव की रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठकों में जागरूकता अभियान चलाया जाए जोरों पर और विशेषज्ञों से राय ली जाए। राहत और घायलों के इलाज की भी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जीव हमलों पर संज्ञान लेते नजर आए हैं, लेकिन पौड़ी में सचिव एसएन पांडे को तत्काल जाने के आदेश दिए गए हैं, कैंप करने के आदेश दिए गए हैं। 2 दिनों तक स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के साथ बैठकों का दौर जारी था। वन्य जीव हमलों से बचाव की रणनीति तैयार की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरुण सैनी और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से पौड़ी में जीव हमलों पर मुख्यमंत्री धामी सख्त होते हुए नजर आए हैं, कहीं ना कहीं सचिव को तत्काल पौड़ी में कैंप करने के निर्देश दिए हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं और खुद अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी दीक्षा, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अगर उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें और पर्वतीय क्षेत्रों में भी खासतौर पर अगर गढ़वाल की बात करें, गढ़वाल में पौड़ी की बात की जाए तो पौड़ी गढ़वाल में जो है लगातार जो मानव और वन्य जीव जो संघर्ष है वो लगातार बढ़ रहा है। और जिस तरीके से जंगली जानवरों का जो आतंक है वो लगातार बढ़ रहा है, फसलों को भी नुकसान उससे हो रहा है और इसी के साथ ही आम जनमानस को भी जो है उससे नुकसान हो रहा है। कई लोगों की जानें भी जो है उसमें जा चुकी हैं। भालू जिस तरीके से हमला कर रहे हैं या गुलदार जिस तरीके से हमला कर रहे हैं तो उसमें कई लोगों की जानें भी अब तक जा चुकी है और इस वक्त जो है आंकड़ा में जो है बढ़ोतरी भी देखने को मिली। इस तरीके की तमाम चीजें निकलकर सामने भी आई। वहीं पौड़ी में जिस तरीके से वन्यजीव हमले हुए वहां पर जो लोगों की जानें गई उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सचिव एसएन पांडे को तत्काल पौड़ी में कैंप करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। और इसी के साथ ही जो लगातार मौतें हो रही हैं और जो घायल हो रहे हैं उन घटनाओं को लेकर के भी मुख्यमंत्री धामी लगातार संज्ञान ले रहे हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है जो घायल हैं उनके इलाज का पूरा खर्च जो पहले 5 लाख या 2.5 लाख तक सीमित था वो अब बढ़ा दिया गया है और पूरा खर्च जो है इलाज का वो सरकार उसका वहन करेगी। इसके साथ ही जो उसमें मृत्यु होते हैं
जंगली जानवरों के हमले में उनके 10 लाख तक की सहायता जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। और इसी के साथ ही सचिव SN पांडे को जो तत्काल पौड़ी वहां पर पहुंचाया जाया है, उन्हें 2 दिन का वहां पर कैंप करना है और वो तमाम रणनीति तैयार करेंगे किस तरीके से उसका बचाव किया जा सके। विशेषज्ञों की राय लेकर जो है इसके बाद प्रभावी कदम भी उठाए जाएंगे, किस तरीके से इसको लेकर बचाव करना है। इसके साथ ही कई तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम भी सरकार के द्वारा या वन विभाग के द्वारा वहां पर चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब आगे इस पर सरकार और भी क्या कुछ संज्ञान लेती है, तमाम चीज देखने वाली होंगी। और अभी हाल ही में शीतकालीन जो सत्र चल रहा है संसद सत्र, उसमें भी उत्तराखंड के जो सांसद हैं अनिल बलूनी है गढ़वाल से और अन्य जो सांसद हैं उन्होंने भी ये मुद्दा जो है वहां पर उठाया। तो इसके बाद भी सरकार जो है इस पर संज्ञान ले रही है और तमाम जो है अब आगे इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां की जाती है, किस तरीके से रणनीति बनाई जाती है, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। जी अरुण, जिस तरीके से आपने बताया कि स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वन विभाग कर क्या रहा है? क्या वन विभाग पर किसी तरह की कार्रवाई मुख्यमंत्री की ओर से आदेश दिए गए हों, या वन विभाग की क्योंकि लापरवाही लगातार सामने आती है और लोगों में काफी ज्यादा रोष होता है इस बात को लेकर, क्योंकि भालू के हमले हमने देखा उत्तराखंड में लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमले लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर DFO को भी वन विभाग निर्देश जारी करता है और वन विभाग की तरफ से भी लगातार जो है इसको लेकर कार्य होते भी हैं। और इसी के साथ ही अवेयरनेस प्रोग्राम कई तरीके के वन विभाग के द्वारा चलाए भी जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा भी जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर ये जो वन विभाग का मांग सामने आया, जिस तरीके से उन्होंने बताया, जो खौफ है वन विभाग के उन्होंने बताया, इसमें जिस तरीके से जो वहां पर कूड़ा जमा होता है, तमाम चीजें होती हैं, इस तरीके से इसको लेकर के भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। वन विभाग के द्वारा भी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो चलाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही निगरानी भी जो है वो रखी जा रही है। तो इस तरीके से हालांकि कुछ लापरवाही जो है वन विभाग की जरूर इसमें सामने आ रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब सख्त भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे आगे किस तरीके से निर्देश जारी करते हैं वन विभाग भी इसको लेकर और भी क्या कुछ प्रभावी कदम उठाया है, ये तमाम चीजें भी आने वाले समय में देखने वाली होंगी। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर राहत और घायलों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पौड़ी में जीव हमलों पर मुख्यमंत्री धामी कहीं ना कहीं सख्त होते हुए नजर आए हैं और सचिव SN पांडे को तत्काल पौड़ी में कैंप करने के निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं उत्तरकाशी शीतकालीन चारधाम यात्रा का पावन आगाज श्रद्धा और उत्साह के साथ हो गया है और इसी कड़ी में यमुनोत्री धाम की शीतकालीन यात्रा खुरसाली गांव में विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसको लेकर आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा को निर्वाह करते हुए शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने खरसाली से यात्रा की शुरुआत की और जिसके बाद सौम्य काशी उत्तरकाशी पहुंचे। इस दौरान भक्तों ने पुष्प वर्षा कर उनका भावपूर्ण स्वागत और अभिनंदन किया। हमारा हिमालय क्षेत्र है, आज की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जो उत्तराखंड है उसमें वैसे तो सर्वत्र धाम है, लेकिन उनमें भगवान बद्री विशाल के धाम का जो मूल महत्व है उसकी शुरुआत ही भगवती यमुना जी के दर्शन, फिर भगवती गंगा जी के दर्शन, फिर भगवान केदारनाथ जी के दर्शन, फिर भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। विगत 3 वर्ष पूर्व ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाथ ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने इस यात्रा को पुनः आरंभ किया और आरंभ करके 4 स्थानों पर जाते हैं और उसी क्रम में 3 वर्ष से हम लोग भगवान काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए उत्तरकाशी भी आते हैं। इसी के इस पावन धरा पर भगवान शंकराचार्य जी का पदार्पण हो चुका है। कल सुबह 7:30 बजे मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में जाएंगे और निरंतर पूजा अर्चना के बाद शीतकालीन यात्रा जो है वो प्रारंभ हो रखी है। महाराज जी के आशीर्वचन होंगे और उसके बाद महाराज जी की मठ और ज्योतिर्मठ में उसको पूरा करेंगे। निरंतर ये चलता रहेगा। जय गंगा मैया की। धन्यवाद। शंकराचार्य परंपरा को निर्वहन करते हुए अभी वर्तमान में जो बद्रिकाश्रम के हमारे बहुत ही विद्वत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जो यहाँ पर पधार रहे हैं, तो ये उनका दूसरा पड़ाव है। कल वो मुख्य मठ जो हमारा जो यमुना जी का जो पड़ाव है जिसको हम लोग खुशी मठ कहते हैं, और वहाँ पर महाराज जी रहे, वहाँ पर महाराज जी ने दर्शन किए और वहाँ पर जो पूजन किया, उत्तरकाशी कार्यक्रम है। और इसका यही उद्देश्य है कि किस तरह से शीतकाल में भी जो है
तीर्थाटन को बढ़ाया जाए। इसको पर्यटन और तीर्थाटन जोड़ करके हम लोगों ने थोड़ा सा इसको रास्ते से भटक गए हैं। तो हमारा दृष्टिकोण इसमें यह है कि ये पर्यटन क्षेत्र है और पर्यटन क्षेत्र के में अगर हम तीर्थाटन को जोड़ देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं से इसमें दुराभाव हो जाएगा। तो इसलिए महाराष्ट्र का ये प्रयास है कि ये पूरा क्षेत्र श्री क्षेत्र है और पूरा देवभूमि क्षेत्र है। इस देवभूमि में भगवान यहाँ पर विराजमान होते हैं और उनके दर्शन करने के लिए शीतकाल से अधिक अच्छा समय नहीं हो सकता है। इसलिए ये यहाँ पर ये तीसरी बार ये महाराज यहाँ पर आ रहे हैं और साथ में कम से कम 150 लोग इनके साथ में जो यात्री के रूप में, पर्यटक के रूप में आ रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं से आगे इससे बहुत अच्छा दूरगामी इसका प्रभाव पड़ेगा। कि हम लोग एक बार फिर से शीतकालीन 4 धाम की यात्रा पर निकले हुए हैं। भगवती यमुना जी के दर्शन पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक अब उत्तर काशी आए हैं। यहाँ काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन के उपरांत कल भगवती गंगा के मुखबा में दर्शन करेंगे और इसी तरह से आगे कुकी मठ में केदारनाथ जी का और ज्योतिर्मठ में बद्रीनाथ जी का दर्शन करते हुए इस यात्रा को पूरा करेंगे। सभी लोग बहुत आह्लादित हैं और बहुत अच्छा मौसम भी है, बहुत आनंद आ रहा है। वहीं 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर तैयारियां तेज है। इसी को लेकर देश भर के साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस संगठन पूरी ताकत लगा रहा है। वहीं जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में बैठकों का दौर जारी है और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में समर्थक दिल्ली पहुंच सके। और इसी कड़ी में तैयारी को लेकर चुनाव प्रबंधन समिति अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक भी की है। 14 तारीख को दिल्ली में लाल किले पर ऐतिहासिक कांग्रेस की रैली, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ की रैली है। उसके लिए हमने उत्तराखंड, क्योंकि दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है, तो हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड से अधिक सहभागिता इस दिल्ली की रैली में हो। उसी की तैयारी के दृष्टिकोण से आज हमने रायपुर विधानसभा के प्रमुख लोगों को, जो यहाँ के पर्यवेक्षक इस विधानसभा के नेगी जी, बहुना जी, सूरत भाई, हमारे त्यागी जी और सभी लोग प्रमुख लोगों को हमने आज यहाँ पे एक चर्चा की कि वे बसों की व्यवस्था कैसे होगी, हर वार्ड से कितने लोग जाएंगे और इस रैली में रायपुर विधानसभा का ठीक से प्रतिनिधित्व हो, अधिक से अधिक भागीदारी इस रैली में हो, संविधान बचाओ रैली में। उसके लिए आज हमने ये प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली है, क्योंकि कल ही हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आज हम ये बैठक लेंगे। इसलिए बहुत सारे, ये कोई भीड़ और सम्मेलन नहीं था, केवल व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से कि किस वार्ड से कितने लोग जाएंगे, कैसे बस की व्यवस्था होगी, कारों से कौन जाएंगे। लेकिन हमने एक जरूर किया है कि हर बस में हमारा कोई जिम्मेदार कार्यकर्ता, 1-2 कार्यकर्ता बस में होंगे, कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कहीं बस खराब हो गई, कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे उत्तराखंड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश हरिद्वार पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। कोर कॉलेज हरिद्वार में कार्यक्रम जारी है। नशा मुक्ति को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया जा रहा है। कई न्यायिक अधिकारी, डीएम और एसएसपी कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। आपको बताएं कि हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर हाईकोर्ट नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश हरिद्वार पहुंचे हैं। कॉलेज में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। कोर कॉलेज हरिद्वार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर नशा मुक्ति को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया जा रहा है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे नैनीताल से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे नैनीताल से, जहां पर ओखलकांडा में खनसू में एसटीएफ और तस्करों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। फायरिंग में एसटीएफ सिपाही समेत 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक स्थानीय व्यक्ति को भी गोली लगी है इस मुठभेड़ के दौरान। और आपको बताएं कि जिस तरीके से तस्करी की सूचना मिली थी, उस पर कार्रवाई करने पहुंची थी एसटीएफ की टीम। और ऐसे में ओखलकांडा के खनसू में एसटीएफ के बीच और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक स्थानीय व्यक्ति को भी इसमें गोली लगी है और बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करने एसटीएफ की टीम पहुंची थी। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से, पुलिस की सराहनीय पहल देखने को मिली है देहरादून में। दून पुलिस एसएसपी ने बुजुर्गों से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अकेले रह रहे बुजुर्गों से उनका हालचाल जाना है।
हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। पुलिस अधिकारियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। साइबर क्राइम से सचेत रहने की यह सलाह दी गई है बुजुर्ग लोगों को। आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर, साइबर क्राइम से सचेत रहें, ये दून पुलिस की तरफ से सराहनीय पहल और बुजुर्गों से मुलाकात की है दून पुलिस एसएसपी ने। और आपको बताएं कि लोगों से उनका हालचाल जाना है। ठंड का मौसम लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में किसी प्रकार की दिक्कत और लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर चेताया है कि कहीं ना कहीं से अगर आपको साइबर क्राइम का फ्रॉड होता हुआ नजर आता है तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दें। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।